एक कहावत है, छल करोगे छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत करोगे फल मिलेगा, आज ही नहीं हर पल मिलेगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं प्रयागराज मां गंगा की गोद से। मैं अजय सर अपने अजय क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। आप लोगों का शुक्रिया, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं प्लाज्मा के बारे में आपको जो बताने वाला हूं, मैं ये तो नहीं कहता हूं आप नहीं सुने होंगे, लेकिन आप उस तरीके प्रैक्टिकली नहीं देखे होंगे। तो आइए थोड़ा शुरू करते हैं रक्त के बारे में। मैंने पहला वीडियो अपना दिया आपको, तो उसमें आप काफ़ी चीज़ें देखे होंगे नए तरीके से। तो आइए हम प्लाज्मा के बारे में शुरुआत करते हैं। रक्त में प्लाज्मा क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे अध्ययन करना है, ठीक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर हम रक्त की बात करें दोस्तों, तो आप पहले एक चीज़ ये जान लीजिएगा, रक्त शरीर में बनता कहाँ है। दो अवस्थाएं होती हैं। एक हम आप जो मम्मी के पेट में होते हैं तो उसको भ्रूण अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रॉय बोलते हैं। फिर हम आप जो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें हड्डियां विकसित होती हैं। और जब हड्डियां विकसित होती हैं तो उन्हीं हड्डियों के बीच में क्या होती है, अस्थि मज्जा होती है। अच्छा आप बताइए, हम आप छोटे रहते हैं, उठ के फुर्र से भाग लेते हैं, मम्मी पापा पकड़ के बिस्तर में कैद करते हैं ठंडी में। लेकिन जब बुढ़े होते हैं तो स्थिति ये हो जाती है कि अरे बाप रे, उठें बैठें क्या करें। इसका मतलब कोई न कोई तो अंतर आया। फिर इसका मतलब क्या है, ब्लड ही सब कुछ है शरीर का। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। जब हम आप भ्रूण अवस्था में होते हैं दोस्तों, भ्रूण अवस्था में, किस अवस्था में, भ्रूण अवस्था में। और फिर जब हम आप युवा होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, थोड़ा सा जब पैदा हो जाते हैं, कहने मतलब ये है कि भ्रूण अवस्था में जो रक्त है वो लीवर में बनता है। रक्त किसमें बनता है, लीवर में बनता है। जबकि भ्रूण अवस्था में अस्थि मज्जा में बनता है। किसमें बनता भैया, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में बनता है। ध्यान से देखिएगा, लीवर, लीवर मतलब यकृत, लीवर मतलब यकृत, ठीक। तो रक्त बनेगा कहाँ, भ्रूण अवस्था में। जब हम आप माँ के गर्भाशय में होते हैं, पेट में होते हैं, तो हमारा लीवर जो है क्या करता है, रक्त को बनाता है। जबकि पैदा होने के बाद अस्थि मज्जाओं के बीच में रक्त का निर्माण होता है। आप ध्यान से देखिएगा, अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती हैं। देखिए बहुत प्यारी सी चीज है, अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती हैं, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा और पीली दो प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, लाल अस्थि मज्जा ही मेन आरबीसी का प्रोडक्शन यही करती है। जबकि जो पीली अस्थि मज्जा होती है ये वसा का कार्य करती है। याद रखिएगा, जब इंसान 18 से 20 वर्ष का होता है तब तक ये अस्थि मज्जा ज्यादा होती है। कौन सी, लाल अस्थि मज्जा। लेकिन जब 18 से 20 वर्ष की उम्र आप क्रॉस करते हो तो आपको ये अस्थि मज्जा ज्यादा मिलनी चाहिए, पीली अस्थि मज्जा। और जब पीली अस्थि मज्जा हो जाएगी तो शरीर में रक्त कम बनेगा, आदमी थकान महसूस होगी। पता लगा हम छोटे हैं, एकदम भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा बड़े हो गए, अच्छा ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो लड़का है भाग जाता है निकल के। अब थोड़ा बड़े हो गए आप तो 5 बार पहले रजाई से मुंह निकालेंगे, ठंडी है, गर्मी, उठें कि ना उठें, फिर लेटेंगे, फिर 5 मिनट आराम लगा लें। तो ये सब कारण आपकी गलती नहीं है, ये गलती अस्थि मज्जा की है। क्योंकि जब पीली अस्थि मज्जा और बुढ़ापे में ये ज्यादा हो जाती है, यही कारण बुढ़ापे में अगर कहीं चोट लग जाएगा तो जल्दी चोट भरती नहीं। क्यों, क्योंकि रक्त की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी कि रक्त का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। किस अवस्था में, पैदा होने के पश्चात। और पैदा होने के पहले कहाँ होगा, भ्रूण अवस्था में होगा, जब हम आप माँ के गर्भ में होंगे। और कहाँ होगा, लीवर में होगा, ठीक है। आप ये समझिएगा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि रक्त बन रहा है, रक्त बन रहा है, रक्त बनेगा, उसकी जरूरत है। नहीं बनेगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बनेगा तो कहाँ संचित होगा, तो रक्त का जो भंडारण है, रक्त का जो भंडारण है, याद रखिएगा, रक्त का जो स्टोरेज होगा, भंडारण जो होगा, रक्त जो स्टोर होगा कहाँ होगा, प्लीहा। रक्त कहाँ स्टोर होगा, प्लीहा में, जिसे हम आप क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लीन, या इसी को तिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तिल्ली, ठीक है। इसी को हम आप तिल्ली बोलते हैं। तो इसका मतलब रक्त का भंडारण कहाँ होता है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में होता है। बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। और गर्भावस्था में कहाँ बनता है, भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है, वो लीवर में बनेगा, यकृत में बनेगा, ठीक है। दोस्तों इतना फंड आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि रक्त अगर है तो रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं। हमने आपको बताया था, अभी हम एक बाल्टी पानी ले लें, उसमें एक ठोस डाल दें, गेंद डाल दें। तो अगर पानी ज्यादा है, पानी जब ऐसे ऐसे हलचल करेगा तो उसमें गेंद, पानी जिधर जाएगा गेंद उधर ही जाएगी, पक्का। मान लीजिए
कि आपके घर से दूर कोई एक जो है पानी बह रहा है, कोई टोटी चालू है, कोई नल चालू है, उसमें कोई कण बह के जा रहा है, तो जिधर पानी बह के जाएगा तो कण उधर ही जाएगा। तो 100% है। रक्त में कुछ चीज ऐसी है जो बह रही है और दूसरे को बहा करके ले जा रही है। ध्यान दीजिए बात पे, कुछ बह रहा है दूसरे को बहा करके ले जा रहा है। तो 100% है, बहने वाला ज्यादा होगा और जिसमें बह रहा है वो उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। आइए, रक्त दो भागों में विभाजित है, द्रव में और ठोस में। द्रव में और ठोस में, ठीक, द्रव में और ठोस में। ये जो द्रव वाला पोर्शन है ये ठोस को बहाता है। इसका मतलब ठोस किसमें भरा हुआ है, द्रव में भरा हुआ है। द्रव लगातार ये बह रहा है, ये द्रव गया, ये द्रव आया, तो उसी द्रव में कौन है, ये ठोस है। ये भी जा रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। ये द्रव देखिए, ये द्रव गया, उसी के साथ ठोस गया, द्रव आया, ठोस आया, द्रव गया, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस। इसका मतलब मेन कौन है इसमें, द्रव। इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, कम। ये जो द्रव है इसकी मात्रा लगभग भैया 55 से 60%, 55% से 60%। इसकी मात्रा लगभग 40% से 45% होती है। किसकी मात्रा, ठोस की मात्रा, ठीक। तो अब देखिए, हम ठोस की चर्चा नहीं करने वाले, कारण पूछिए, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पूरा ठोस पे होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पे, ठीक है। A to Z, किसकी कमी से किसकी वृद्धि से कौन सा रोग ऊंचाई जानिब कौन सा घटेगा कौन सा बढ़ेगा, A to Z क्लियरिफिकेशन पूरा, ठीक। आइए, इसी द्रव को हम आप प्लाज्मा कहते हैं। इसी द्रव का क्या नाम होता है, प्लाज्मा। और ठोस को कहते हैं रुधिराणु। ठोस को क्या कहते हैं, रुधिराणु। ठोस को रुधिराणु कहते हैं। ये रुधिराणु लिखा हुआ है, ये प्लाज्मा है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक कौन है, प्लाज्मा, ठीक है। तो हम आप चर्चा करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे बनेगा, रक्त से प्लाज्मा हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे दोस्तों एक होता है, आप देखे होंगे अभिकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये किसी वस्तु को ये नचा दिया गया, ठीक। हम ऐसे खड़े हैं, हमको ये नचा दिया जाए तो ये अभिकेंद्र बल होता है, ठीक। आप रक्त लीजिए, ठीक है, रक्त को किसी विधि द्वारा, मशीनरी विधि द्वारा आप खूब नचा दीजिए। दो विधियां होती हैं, आइए हम उसकी चर्चा करें। उम्मीद है इतना आपके समझ में अच्छे से आया होगा कि रक्त में द्रव और ठोस दोनों होता है। द्रव की मात्रा ज्यादा होती है, द्रव ठोस को बहाकर ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्यों, अगर द्रव ठोस को बहाकर नहीं ले जाएगा तो फिर जो उसके कार्य हैं, रक्षा करना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स का जो कार्य हो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, आप रक्त देखिए कैसे अलग करते हैं। ध्यान देखिए, आप रक्त लीजिए, ये कोई पात्र है, ठीक, ये कोई पात्र, इसमें ये हमने भर दिया पूरा रक्त, ठीक, ये रक्त है। इसको हमने क्या किया, एक मशीन द्वारा खूब हिला दिया, ठीक। मशीन द्वारा कैसे हिलाया, ये पात्र है, इसमें हमने रक्त डाल दिया पूरा निकाल के, ठीक है। फिर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा, अब केंद्रीय बल द्वारा खूब हिली खूब हिली खूब हिली, तो हुआ क्या कि जो हल्के कण थे कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। भारी कण कहाँ चले आए, नीचे। भारी कण नीचे, हल्के कण ऊपर। तो स्थिति कुछ ये बनी दोस्तों। जहां अगर आप लोग दिक्कत होगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आने वाले वीडियोज में, क्योंकि मेरा मात्र सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, जो भी कमी रहेगी उसको मैं दूर कर दूंगा, ठीक। तो अब देखिए, ये ब्लड था, इसको भरा गया, इसको ये खूब घुमाया गया, खूब घुमाया गया, खूब घुमाया गया, ठीक है, चक्कर पे चक्कर। तो हुआ क्या लास्ट में, ये जो भारी कण थे, भारी कण कहाँ बैठ गए, जितने कण थे सब नीचे आ गए। ऊपर क्या बचे, सिर्फ हल्के कण बचे। ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या बचे, सिर्फ हल्के कण बच रहे हैं। नीचे कैसे कण बैठ गए, भारी कण। तो ये कण नीचे बैठ गए, ऊपर क्या रह गया, द्रव। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी तुरंत कहा था आपसे कि ठोस में दो ही चीजें होती हैं, रक्त में दो ही चीजें होती हैं, द्रव और ठोस। तो जब ठोस मतलब कण नीचे बैठ गए तो ऊपर द्रव बचा, इसी द्रव का नाम होता है प्लाज्मा। कन्फर्म है, इसी द्रव का नाम होता है प्लाज्मा। मतलब द्रव को रक्त को आपने खूब घुमाया खूब घुमाया खूब घुमाया, ठीक है। तो कण कहाँ बैठ गया, नीचे, और द्रव कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। इसको हम आप प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा से सीरम बनता है। अब मन में होगा कि सीरम कैसे बनेगा, इसी प्लाज्मा से सीरम बनता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इस प्लाज्मा में कई प्रकार की चीजें होती हैं। इस प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल
और 10% अन्य चीजें होती हैं, अन्य प्रकार की चीजें। इन अन्य प्रकार की चीजों में कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक, कार्बनिक और अकार्बनिक। देखिएगा हमने इसको लिखा नहीं, थोड़ा सा आप समझिएगा, ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक, ठीक है। तो अब आप समझिएगा कि जल तो अलग हो गया, फिर जल के बारे में बहुत ज्यादा हमको चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। ये कहावत है, जल है तो कल है, इसका मतलब प्लाज्मा भी तभी है जब जल है, ठीक। आइए, द्रव, रक्त को हमने हिलाया तो कण नीचे बैठे, द्रव ऊपर चला गया, तो उसी द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को फिर हमने बांटा, 90% जल, जल को आप छोड़ दीजिए। अब 10% कार्बनिक अकार्बनिक। याद रखिए जितने क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप डी, रेलवे, आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, वो चाहे आपका प्रदेश स्तर एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी लेवल हो, या मतलब केंद्र का एग्जाम हो, जितने प्रश्न बनेंगे यहीं से बनने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपका 1 मिनट रिवाइज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। रक्त को मैंने ये घुमाया, ये घुमा दिया मैंने रक्त को, तो कण कहाँ बैठ गए, नीचे, द्रव कहाँ चला गया, ऊपर। इसी द्रव को हम आप प्लाज्मा कहते हैं, इसी द्रव क्या कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, जबकि 10% अन्य प्रकार की चीजें, और अन्य चीजों में 2 चीजें, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब कार्बन युक्त, अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन ना हो, जिसमें कार्बन ना हो, ठीक। तो ये 10% चीजें होंगी जिसमें दोनों रहेंगे। तो हमें कार्बनिक से और अकार्बनिक में जो मेन चीजें हैं इसमें मिली होती हैं प्रोटीन्स। क्या मिली होती हैं, प्रोटीन्स। अब दोस्तों हमें उस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनना है, ठीक। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, कैसे पढ़ेंगे, तो आइए हम आप देखते हैं। आप समझिए, हमने रक्त को हिलाया, रक्त को हिलाया तो ऊपर प्लाज्मा, नीचे कण। अब हम प्लाज्मा को हिलाएंगे, पहले किसको हिलाएंगे, प्लाज्मा को, ठीक। ये प्लाज्मा है दोस्तों, थोड़ा हमारी राइटिंग गंदी है तो समझिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे प्लाज्मा लिखा है। ये प्लाज्मा को हमने ले लिया उसी ट्यूब में जहां हमने रक्त भरा हुआ था। अब ये प्लाज्मा हमने भर दिया, ठीक है, ये है प्लाज्मा आपका, ये होगी प्लाज्मा। अब इसको हमने मशीन द्वारा, फिर यंत्र द्वारा हमने इसको फिर खूब घुमाया, ये राउंड पर राउंड, राउंड पर राउंड, राउंड पर राउंड, राउंड राउंड, ठीक है। लास्ट में होता क्या देखिएगा, मजेदार चीज आएगी, सिर्फ थोड़ा सा केयर करिएगा। फिर उस प्लाज्मा में उपस्थित जो थोड़े भारी कण थे, जिनकी मात्रा ज्यादा थी, वो कहाँ बैठ गए, नीचे बैठ गए। अब बाकी द्रव पूर्ण रूप से कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये जो प्लाज्मा में, देखिए मेन प्लाज्मा पूरा भरा हुआ है, प्लाज्मा में जो भारी कण नीचे बैठ रहे हैं, जिनकी मात्रा ज्यादा थी, वो कण नीचे बैठ गए। जो ऊपर बचा हल्का पीला पदार्थ, हल्का सा कैसा पदार्थ, पीला पीला पदार्थ, इसी को दोस्तों हम आप सीरम कहते हैं। क्या नाम है इसका, सीरम। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एसएससी में आपका, सीरम क्या है। ये जो अलग हुआ है, इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स याद रखिए, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और कौन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिएगा। इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है, आप टाइप देखिए क्वेश्चन का। जब ब्लड पूरा खत्म हो जाएगा 6-7 लेक्चर में, तो मैं आपको ब्लड के सारे क्वेश्चन दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो शेष अवयव क्या कहलाता है, सीरम। ये बहुत बार पूछा गया है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। लेकिन अब नया पैटर्न क्या दे रहा है, वो फाइब्रिनोजन नहीं देगा। यह एक ऐसा प्रश्न हो गया है जिसको हर बच्चा पढ़ लेता है, लगभग हर जगह लिखा मिल जाता है। वो फाइब्रिनोजन हटा करके इसको दे देगा। तो प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन हटा दिया जाए तो बनने वाला या शेष बचने वाला अवयव क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। कंफर्म है। ये हल्का पीला होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन होता है। किसमें बिलिरुबिन होता है, सीरम में। सीरम में बिलिरुबिन होने के कारण इसका रंग पीला होता है। याद रखिएगा, जिस जगह बिलिरुबिन होगा वो पीला हो जाए। क्यों, अगर मनुष्य के लैट्रिन में, जिसको हम आप टट्टी कहते हैं सामान्य भाषा में, गाँवी भाषा में, अगर उसमें बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाए वो पीली हो जाती है। पेशाब में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाए, पेशाब भी क्या होने लगती है, पीली, जिसे हम आप पीलिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, पीलिया, ठीक। आइए फिर से देखिए, रक्त को घुमाए थे तो कण नीचे बैठे, ऊपर द्रव आया, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को घुमाए तो प्रोटीन्स नीचे आ गई, भारी प्रोटीन नीचे आ गई, ऊपर जो द्रव बचा उसे क्या कहते हैं हम आप, सीरम। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। तो दोस्तों हमने आपको एक चीज समझा दिया है कि किस प्रकार रक्त से प्लाज्मा को अलग करते हैं और प्लाज्मा से सीरम को अलग करते हैं, ठीक। तो इतनी बातें होने के पश्चात अब हम आप चलेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या से, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा कि प्लाज्मा में क्वेश्चन बनता है
ये जो प्लाज्मा है इसका रंग क्या है? तो प्लाज्मा का रंग पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला। ये जो प्लाज्मा होता है थोड़ा चिपचिपा होता है, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ। अच्छा आप बताइए तरल का मतलब हमने आपको बता रखा है पहले वीडियो में, जो भाई लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, तरल मतलब जो प्रवाहित हो, आए जाए आए जाए आए जाए, कंफर्म है? तो वही आपका क्या है? तरल है। तो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, पीले रंग का होता है। कौन होता है? प्लाज्मा। किस कारण पीला रंग? बिलिरुबिन के कारण। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा में कई प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। तो पहली प्रोटीन्स है एल्बुमिन। पहली प्रोटीन्स कौन भैया? एल्बुमिन, ये एक प्रोटीन है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, कंफर्म है? तीसरा आपका फाइब्रिनोजन है, तीसरा आपका फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन। और चौथा आपका जो है, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ये आपका चौथा कौन है? हिपैरिन। चौथा कौन है? हिपैरिन। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा मैटर। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो एल्बुमिन होता है, ये जो क्या होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन नामक प्रोटीन जो प्लाज्मा में होती है ना, अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर हाथ पांव सूज जाएंगे एकदम, ये मोटे मोटे। पता लगा कल्लू नामक व्यक्ति गाँव में निकला ऐसे एकदम फूला हुआ, ऐसे कैसे यार कल्लू, उसको क्या पता एल्बुमिन की कमी हो गई। तो इसका मतलब क्या है? अगर एल्बुमिन कम हो जाएगा तो हाथ पांव शरीर में सूजन आ जाएगी, आदमी ऐसे एकदम से ठका ठका सा, कहीं जा रहा, हम ही पढ़ा रहे हैं तो ऐसे एकदम मार कर निकाले, हाँ यार ठीक है। तो इसका मतलब एल्बुमिन की कमी। किसकी कमी? एल्बुमिन। अगर शरीर में एल्बुमिन कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में सूजन आ जाएगी, हाथ पांव सूज जाएगा, और हमारे अंदर जो थकान महसूस होगी, ये एल्बुमिन है। ये क्या है? एल्बुमिन है। तो शरीर में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा, और सूजन हाथ पांव में आएगा, ये तो लिखना है नहीं, मैं आप बोल चुका बार बार। और फिर थकान हमको महसूस होगी, किसकी कमी के कारण? एल्बुमिन के कारण। ये जो ग्लोब्यूलिन है बहुत मोस्ट है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ध्यान दीजिएगा, ग्लोब्यूलिन। अच्छा बताओ, प्लाज्मा है उसमें कई प्रकार के प्रोटीन्स हैं, तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होती है ना, इसका काम होता है रक्षा करना। जैसे मान चलिए हम अपने घर के मुखिया, हम खड़े हैं गेट पे, क्योंकि हमारे घर के अंदर कोई फालतू का आदमी ना आ पाए, ठीक है? अब कोई आदमी फालतू का आ रहा है, उसको मार के भगा दूंगा मैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा करता है, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। आगे मैं बताऊंगा आपको, ग्लाइको नामक प्रोटीन होती है, यही होती है जो आरबीसी की सतह पर पाई जाती है, जो शरीर से क्या करती है? हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस जो आएंगे एक ठुसम ठुसम उनको क्या करेगी? बाहर भगा देगी, उनसे क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो इसका मतलब यह है कि प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अर्थात एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का कार्य कौन करता है? ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने पूरा मैटर एकदम क्लियर कर रखा है, कहीं आपको 1% डाउट नहीं होना है। एल्बुमिन क्या करेगा? इसकी कमी से सूजन आ जाएगी, हाथ पांव सूज जाएगा, हमको थकावट लगने लगेगी, ठीक है? फिर ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन क्या करेगा? ये प्रतिरक्षा करेगा, दूसरे से कोई दूसरा आ रहा है, ये निकल 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 निकल, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंटीबॉडी। जो बॉडी को, देखिए एंटीबॉडी, अगर कोई हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो एंटी है, तो उसको मैं मार के क्या करूंगा? भगा दूंगा। ये हो गया एंटीबॉडी, ठीक? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक है, ध्यान समझिएगा। पहली चीज, ये दोनों सक्रिय कब होंगे? ये दोनों सक्रिय कब होंगे? जब ये वायु के संपर्क में आएंगे, वायु के संपर्क में। ध्यान समझिएगा, ये दोनों किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में। जैसे ही मान लीजिए कि कोई लड़का है, किसी के प्रेम में पागल है, हाँ? बड़े बड़े ख्यालात आ रहे हैं, और लगा को ख्यालात पूरे नहीं होंगे, उसने एक जोश में आके काट दिया, इसको नस कटी, खून बहना शुरू हो गया। जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा, याद रखिएगा, जैसे ही ब्लड वायु के संपर्क में आएगा, ये दोनों भाई साहब फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये तुरंत क्या हो जाए? एक्टिव हो जाएंगे। तेरी की हवा, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, जाली उली बनाना शुरू कर देंगे, निकलने से रोको इसको, ठीक? अब आप समझिएगा कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय होते हैं कब? जब वायु के संपर्क में आते हैं, अर्थात जब रक्त बाहर बहने लगता है, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएंगे, ये रक्त का थक्का बनाने लगते हैं, रक्त का
थक्का, रक्त को जमाने का कार्य, रक्त का थक्का बना देंगे। तो इसका मतलब रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बना देंगे। लेकिन कब बनाएंगे? जब रक्त शरीर से बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनाएंगे। क्यों? अच्छा बताओ, अंदर कैसे हवा घुसेगी? अंदर तो वायु है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों शरीर के अंदर रहेंगे लेकिन रक्त का थक्का नहीं जमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वायु के संपर्क में नहीं होंगे। जैसे ही बाहर निकलेगा ब्लड, ये संपर्क में आएंगे, थक्का बनाना शुरू कर देंगे। और एक प्रोटीन हिपैरिन है, ये कहाँ होगी? खून के अंदर, हमारे अंदर पाई जाएगी, नसों में, ब्लड में। ये अंदर थक्का बनने से रोकती है, थक्का बनने से रोकती है। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देगी हिपैरिन। क्वेश्चन आता है वह कौन सी प्रोटीन है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोक देती है? उसका नाम हिपैरिन है। दोस्तों याद रखिएगा, हिपैरिन नामक प्रोटीन रक्त का कभी थक्का बनने नहीं देगी। अगर ये जब तक उपस्थित है, जैसे बड़की दादी जब होती हैं, गांव बहुत सारे बच्चे खेलने आ जाएं, ऐसे चश्मा लगाए ऊपर, बस कहूँ ना आया है, डंडा ले टप टप भागे लोग। इसका मतलब सीधा सीधा वही बड़की दादी हमारी कौन? हिपैरिन है। हिपैरिन कभी भी इनको सक्रिय नहीं होने देंगी। ये सक्रिय होंगे क्यों? जब तक हवा के संपर्क में नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, जब ब्लड बाहर निकलता है तब ये हिपैरिन निष्क्रिय हो जाती है, हिपैरिन काम करना बंद कर देती है। तो हिपैरिन ने काम करना बंद कर दिया तो काम करना किसने शुरू किया? इन दोनों भाई साहब ने। दोस्तों सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका पूरा प्लाज्मा था, जितने प्रश्न आते हैं सब यहीं से आते हैं। ठीक, फिर से देखिए, एल्बुमिन क्या करेगा? सूजन। अगर एल्बुमिन की कमी हो गई तो शरीर में सूजन आ जाएगी, हाथ पांव एकदम सूज जाएगा आपका, और हमको क्या लगने लगेगा? थकावट। ये हम पता लगे ऐसे पढ़ा रहे हैं खूब, ये हो गए, एकदम थक गए। ठीक। ग्लोबुलिन ये हमारी रक्षा करेगी। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, मेरे कमरे में कोई फालतू का आदमी आएगा तो एक आदमी ऐसा उसको बाहर भगा देगा, हटो यहाँ से, निकलो चलो। तो अगर ब्लड में कोई हानिकारक चीज आएगी जो हमको नुकसान पहुंचाएगी तो उससे हमारी रक्षा कौन करेगा? एंटीबॉडी, मतलब प्रतिरक्षा। ठीक। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड के अंदर क्या करेंगे? रक्त को नहीं जमाएंगे। जैसे ही रक्त बाहर निकलेगा, जैसे ही वायु के संपर्क में आएंगे, मैंने लिख रखा जैसा कि वायु के संपर्क में आने के बाद ये तुरंत क्या बना देंगे? थक्का बना देंगे, तुरंत ब्लड हमारा जमने लगेगा। ठीक। हिपैरिन नामक प्रोटीन क्या करती है? ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है। रक्त को जमने से रोकने का कार्य किसका है? हिपैरिन का है। और सुनिए, सांप को काटने पर से हिपैरिन पर प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। इसीलिए सांप काटने के बाद रक्त का थक्का जम जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक। तो हिपैरिन लेकिन जैसे वायु के संपर्क में आएगी, जब रक्त बाहर निकलेगा तो निष्क्रिय हो जाएगी। जब निष्क्रिय हो जाएगी तो ये दोनों भाई साहब एक्टिव हो जाएंगे और रक्त का थक्का बना देंगे, खून को बाहर निकलने से क्या करेंगे? रोक देंगे। कन्फर्म? दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था हमारा प्लाज्मा के बारे में। उम्मीद है इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो हम फिर से एक बार आपको बता दें कि ये अभी जस्ट मेरी शुरुआत है। अगर आप लोगों को प्यार मिला, सहयोग मिला, तो आप समझिएगा कि बहुत बेहतरीन वीडियो आपके पास आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रयागराज की पावन धरती से, माँ गंगा की गोद से, संगम नगरी का निवासी, ठीक, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारा इंतजार करिएगा। नमस्कार।